कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। हर सुबह का नया सूरज एक नया संदेश देकर जाता है। जो बीत गया सो बीत गया, निराशा का अंधेरा समाप्त हुआ, आशा की नई किरण फैली है। उठो, आगे बढ़ो। जो काम कल अधूरा छोड़ा था, आज उसे पूरा करो। और यदि कल का काम कल ही पूरा कर लिया था, तो आज कुछ नया करो। इतिहास का एक नया पन्ना लिखो। सूरज के रथ पर सवार होकर एक नई मंजिल तय करो। तो आइए हम भी आगे बढ़ें और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए निजी साझेदारी पर जोर, किसान का दोहरा लाभ। पशुओं से निकलती मीथेन गैस पर आहार से काबू, परीक्षणों में सफलता। बिगड़ी जलवायु में भी बेहतर चना, उत्पादकता बढ़ने की राह मिली। और कपास के डंठल से खाद बनी सस्ती और बेहतर विकल्प। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। कटाई के बाद मिले उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण विकल्प है, मगर देश में इससे जुड़ी सुविधाओं की कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा निजी साझेदारी पर जोर दिया गया है। पेश है हमारी रिपोर्ट। बाग दर बाग भरपूर उत्पादन की ये झलक बागवान की मेहनत का प्रमाण है, मगर इसका सही मूल्य भी मिलना आवश्यक है। कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने इस मुद्दे पर विचार देते हुए स्पष्ट किया है कि कटाई के बाद फसल प्रबंधन तथा बागवानी उत्पादों के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण की दिशा में निजी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों से इस दिशा में सस्ती और बेहतर प्रौद्योगिकी तैयार करने का आह्वान किया गया है। पशुओं द्वारा जुगाली करते हुए अथवा सामान्य क्रियाओं के कारण भी मीथेन गैस निकलती है, जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। इधर वैज्ञानिकों द्वारा मात्रा आहार परिवर्तन से इस पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की है। प्रस्तुत है ये शोध परख रिपोर्ट। हर किसान के लिए दुधारू पशुओं की उपयोगिता अलग महत्व रखती है, मगर एक तरफ ये भी सच है कि जुगाली करते समय पशु मीथेन गैस भी निकालते हैं, जो पर्यावरण में प्रदूषण का आधार बनती है। ज्ञात हो कि मीथेन उत्सर्जन का चौथाई भाग पशुओं से ही आता है। इस समस्या का निदान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया है। परीक्षण बताते हैं कि यदि पशुओं के विभिन्न पूरक आहार से मोटे अनाज हटाकर उसके स्थान पर ज्वार के दाने, स्टाइलो, कुल्थी और इमली के बीज आहार में शामिल किए जाएं, तो गैसों के विकास पर काबू पाया जा सकेगा। इस दिशा में अभी तक सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, मगर पुष्टि परीक्षण जारी हैं। दो राय नहीं कि मौसम में बदलाव फसल की बढ़वार को प्रभावित करता है। इस दिशा में ताप सहिष्णु किस्मों का विकास करते हुए चना फसल में सफलता मिली है। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा चना तैयार किया गया है जो बिगड़ी जलवायु में भी बेहतर उपज देगा। मौसम की बिगड़ी चाल ने कृषि जलवायुय क्षेत्रों में बदलाव लाया है। इसका सीधा प्रभाव खेती पर पड़ रहा है। इस दिशा में कमर कसते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने ताप सह्य किस्मों के विकास में तेजी लानी शुरू कर दी है। हैदराबाद स्थित कृषि संस्थान इक्रिसेट के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही सफलता प्राप्त करते हुए उच्च तापमान, सूखा और क्षारीय जैसी परिस्थितियों को झेलने वाला चना विकसित किया है। इसके लिए कुछ समय पूर्व इससे जुड़े जर्म प्लाज्म की पहचान कर ली गई है, जिस पर अब शोध सफलताएं हाथ लग रही हैं। ज्ञात हो कि विश्व के कुल चना उत्पादन में भारत का 71% योगदान है। कपास की कटाई के बाद उसके डंठलों को यूं ही फेंका जाता रहा है, मगर अब इसे अधिक पोषक तत्वों वाली खाद के रूप में चिन्हित किया गया है। इस दिशा में हुए परीक्षणों से चौंकाते हुए परिणाम सामने आए हैं। कपास के ये सफेद फाहे आती सर्दियों में गर्माहट का संदेशा लेकर आए हैं। जब कपास चुन ली जाती है तो डंठल बेकार समझे जाते हैं, मगर अब इनसे कंपोस्ट खाद तैयार कर लेने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट बताती है कि इन डंठलों से तैयार कंपोस्ट में सूक्ष्म जीवीय घटक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्वों की मात्रा फार्म यार्ड मैन्योर यानी घूरे की खाद से भी अधिक बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। तो वहीं ये खाद का एक सस्ता और बेहतर विकल्प भी है। मौसम बदले करवट तो नए कृषि कार्यों की तैयारी हो झटपट। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का हाल और उसके अनुरूप कृषि कार्य। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आप और हम फसल चाहे सब्जियों की लें या किसी अनाज की या फिर गन्ने की, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए और साथ ही इसलिए कि पैदावार अच्छी हो, हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। ये ज़रूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि रासायनिक खादों का जो प्रयोग हम करें वो सही मात्रा में और संतुलित मात्रा में करें। क्यों और कैसे, आइए उसके लिए अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, अपने सहयोगी प्रताप सिंह भाटी के पास। किसान भाइयों, इस समय उत्तराखंड में और देहरादून जिले के जो गांव के आसपास के किसान भाई हैं उनके बीच में हम हैं और हमारे बीच में क्रबको के पदाधिकारी भी हैं जो बताएंगे किस तरह संतुलित खाद का प्रयोग करें। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई कई बार बहुत अंधाधुंध खाद का प्रयोग करते हैं और हमारी ज़मीन की सेहत भी लगातार ख़राब होती जा रही है। इससे हमारी फसलों और उत्पादन पर फर्क पड़ता है। किस तरह संतुलित खाद का प्रयोग करें, संतुलित खाद का है क्या, इसका क्या महत्व है, आइए इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर वी.के. तोमर जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कि आप वरिष्ठ विपणन के प्रबंधक हैं और हमारे बीच में सभी अनुभवी किसान भी हैं और नौजवान किसान भी हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या, आप कहाँ के रहने वाले? सर, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं ग्राम छरबा, जिला देहरादून से बिलोंग करता हूँ। तो राकेश जी, जैसा कि आप जानते हैं भाई खाद का क्या महत्व है, संतुलित खाद का क्या महत्व है, कभी जाना है? नहीं सर, ये तो नहीं जाना अभी तक। जानना चाहेंगे? हाँ जी जी खाद है क्या? जी,
सभी फसलों के पोषक तत्वों की आवश्यकता पूर्ति के लिए संतुलित तरीके से उर्वरकों का प्रयोग ही संतुलित उर्वरक कार्यक्रम है। इसके तहत 18 पोषक तत्वों की हर एक फसल को ज़रूरत होती है। उनको भूमि की परीक्षण के आधार पर किस फसल को कितना पोषक तत्व देना होता है, उस आधार पर पोषक तत्व को दिया जाता है जो हम उर्वरकों से देते हैं। और संतुलित उर्वरक डालना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान जो है अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है और उपज भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। किसानों की एक होड़ लगी हुई है, बिना सोचे समझे अंधाधुंध खादों का प्रयोग कर रहे हैं। और जो हमारी पारंपरिक खेती थी उससे भी हटकर आधुनिक तो कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता में जो है ये उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग उचित नहीं है। इसके लिए एक संतुलन है, उसमें आप कंपोस्ट भी खाद डालेंगे, हरी खाद भी डालेंगे और उर्वरकों को जितनी फसलों की आवश्यकता है उतना ही खाद डालें। यही हमारा कार्यक्रम है। इसके लिए हम किसानों को काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं और मैं किसानों से यहाँ निवेदन करूँगा कि अपनी ज़मीन की मिट्टी परीक्षण के बाद ही उसमें जितनी निर्धारित मात्रा का उर्वरक दिया जाना उचित है उतना ही दिया जाए। जैसे हम लोग जो है बुआई के समय फास्फोरस पोटास दें, उसको आप जो है डीएपी से दे सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट से दे सकते हैं, एनपीके से दे सकते हैं, पोटास को एमओपी से म्यूरेट ऑफ पोटास से दे सकते हैं। इसके अलावा जो यूरिया की भी मात्रा है जो नाइट्रोजन के लिए दी जानी है, उसको आप चौथाई मात्रा बुआई के समय दें और बाकी मात्रा 3 हिस्से जो है खड़ी फसल में दें, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। और उसके लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जब भी खाद आप जो बुआई के समय डालते हैं उनको इस तरह डालें कि बीज आपका जो है ऊपर और खाद नीचे हो। किसान क्या करता है, बीज और खाद को मिला देता है, वो गलत है, उससे अंकुरण में प्रभाव पड़ता है और जो आपको पौधे को तत्व मिलने वो भी नहीं मिलते, फिर आप कहते हैं कि खाद का असर नहीं हुआ। इसी तरह यूरिया को भी लोग बहुत गलत तरीके से डालते हैं। कुछ किसान तो सुबह और दोपहर में डाल देते हैं यूरिया को, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वोलेटाइलेशन की क्रिया होती है, इसमें वाष्पीकरण होता है, सारे तत्व उड़ जाते हैं और किसान अनावश्यक रूप से अपने पैसे की बर्बादी करता है और उसको के लाभ भी नहीं मिलता। जब भी आप यूरिया डालें खेत में पर्याप्त नमी हो, सिंचाई के बाद डालें और शाम के समय डालें। इसमें निश्चित रूप से आपका जो है 30-40% यूरिया की बचत होगी और आपकी आर्थिक बचत भी होगी और आपके खेत को नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, आपकी उपज भी ज़्यादा बढ़ेगी। इस तरह किसानों को सब संतुलन में डालना चाहिए। किसानों को कंपोस्ट की खाद भी डालनी चाहिए, कंपोस्ट खाद, हरी खाद भी डालनी चाहिए। अगर कंपोस्ट खाद नहीं है तो आपको जो है ज़मीन का संतुलन और उसका जो है संरचना बनाए रखने के लिए संतुलन में उर्वरक डालना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, मैं जिला देहरादून का रहने वाला हूँ, गाँव छरबा। तो हमने मटर लगा रखी है, तो उसमें जो है किस किस वक्त पे जो है कौन सी खाद डालनी है। खास साहब का सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन अब मटर बो गई तो मटर बोने के बाद इसमें आपने फास्फोरस डाला होगा और पोटास की भी थोड़ी बहुत मात्रा डाली होगी, कुछ डाला है आपने। और अब आपको मैं बताऊं कि जो आपने डाल दिया, इसके बाद इसमें अच्छा उचित ये होगा कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र कम डालें। इसके लिए आप जो है इसमें बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। आज हमारी हर ज़मीन को बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो आप बायो फर्टिलाइज़र डालें और बहुत थोड़ी सूक्ष्म मात्रा में आप इसमें नाइट्रोजन थोड़ा थोड़ा डालें। नाइट्रोजन ज़्यादा मत डालें, इससे क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी इसकी और इस पर ज़्यादा फल नहीं, आपकी वो फली नहीं आएंगी। तो नाइट्रोजन ज़्यादा डालने की इसमें आवश्यकता नहीं, आपकी ज़मीन ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप डालें इसमें। और बायो फर्टिलाइज़र डालें, आप ज़रूर इसका डालें। उसके लिए आप जो है सिंचाई के साथ डाल सकते हैं इसको, बायो फर्टिलाइज़र को। बायो फर्टिलाइज़र के बारे में आप जो है जानकारी बताएं कि ज़मीन में से लिया हुआ जीवाणु ही बायो फर्टिलाइज़र है, उसको हमारे द्वारा लैब में बढ़ाया हुआ है। और वो जिस तरह आपका दूध जमाने के लिए जामन का इस्तेमाल करते हैं दही के बनाने के लिए, इसी तरह आपकी ज़मीन में बहुत तेज़ी से वो जो है नाइट्रोजन और जो फास्फोरस और पोटास फिक्स है उसको भी जो है घुलनशील अवस्था में ला देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका प्रयोग आप अवश्य करें। मेरा नाम जसवंत सिंह, मैं छरबा का रहने वाला हूँ, विनोबा नगर जहाँ खड़े हैं इस जगह पे रहने वाला हूँ। पोटास का क्या महत्व है, आप डॉक्टर साहब आप हमें ये देख। किसान भाइयों, अभी तक हमारे किसान भाई जैसा कि डॉक्टर तोमर ने पहले बताया कि मिट्टी की जांच कम कराते हैं, इसलिए हमारी फसलों में पोटास की अहम भूमिका है। और सरदार जी ने भी पूछा कि पोटास का महत्व क्या है, तो डॉक्टर साहब बताएं हमारे किसान भाइयों को। पोटास जो है ये हमारी फसलों के लिए, जो हमारा फसल का कोई, जैसे आपका मटर है, मटर के लिए फली का इससे साइज बढ़ेगा, दाना जो होगा उसका वो बड़ा होगा, वो चमकदार होगा। और इसमें पोटास से हमारी फसलों में कीड़े मकोड़े बीमारी भी कम लगते हैं।
जिस तरह फास्फोरस का काम है हमारी फसलों की जड़ों को मजबूत करना, पौधे को मजबूत करना, इस तरह पोटास भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जो है पौधे में कीड़े मकोड़े कम लगते हैं और उपज जो है वो अच्छी होती है। इसकी पोटास का मेन काम यही है कि आपकी जो है उपज बहुत अच्छी होगी, आपकी मटर की फली का साइज़ बड़ा होगा, दाने बड़े होंगे, इसलिए आप पोटास ज़रूर डालें, संतुलन में डालें। मैं ज़िला देहरादून का रहने वाला हूँ जी, और नाम दिलसाद मोहम्मद दिलसाद है, और जी बगीचे का काम करता हूँ। उसमें आजकल क्या दवाई डालनी चाहिए और पाले से बचाने की क्या दवाई डालनी चाहिए उसमें। जैसा अभी खास साहब ने बागवानी के बारे में पूछा, तो बागवानी के बारे में ये जैसे इन्होंने पाले के लिए कहा, पाले का एक ही बचाव है कि उसमें खेत में उसके पेड़ के चारों तरफ जो इन्होंने एक नाला टाइप बनाया होगा उसमें पानी भर लें। जब पाला पड़ता है तो पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, पानी ज़रूरी है उसमें। और आप जो है उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा इस टाइम खुदाई कर लें, कोई दीमक आदि की समस्या है उसके लिए दीमक का उपचार कर लें। और आप जैसे छोटा आपका, एक सीधी सी भाषा में कह सकता हूँ, जैसे आपका छोटा पेड़ है तो उसमें आप 20 ग्राम NPK डाल सकते हैं, और अगर बड़ा पेड़ है तो उसमें उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा पेड़ होगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा किसी भी पेड़ में आप नहीं रखेंगे भी, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है उसका नुकसान हो सकता है, कम दोबारा डाली जा सकती है। तो आप इस तरह उसमें देख लीजिएगा, उसमें कोई दीमक का प्रकोप तो नहीं है, उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा आप खुदाई कर लीजिएगा। दीमक का प्रकोप है उसका इलाज कीजिए, और जब पाला है उसके लिए आप सिंचाई रखें, उसकी पानी की व्यवस्था रखें। नाम मेरा भंगू सिंह है जी, गन्ने की खेती करूँ, और जी बहुत दफ़ा डाई गेरी थी, बाद में यूरिया गेरा, और इस बात में हमें तजर्बा नहीं है क्या क्या घेरना चाहिए, क्या क्या नहीं घेरना चाहिए, इस बात का हमें पता चला। गन्ने के बारे में मैं आपको बताऊं, गन्ने की खेती किसान बड़ा गलत तरीके से कर रहे हैं। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मैं उत्तराखंड में भी देख रहा हूं, गन्ने में उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग गलत तरीके से। जैसे मैं आपको बताऊं, गन्ने की जब बुआई करते हैं तो इसका फास्फोरस, पोटास और चौथाई यूरिया आप डालिए इसकी बुआई के समय। उसके बाद आप इसमें जो 3 हिस्से यूरिया है उसको सिंचाई के बाद हर 1-1.5-2 महीने के अंतर पर डालते रहें। और जब गन्ने की स्थिति एक जिसमें पोरी निकल जाती है पकड़े, उसके बाद यूरिया या कोई चीज़ ना डालें। और एक चीज़ और मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ किसान बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि जो गन्ना है, गन्ने की जो मेडी है, जो दूसरे साल का गन्ना, उसमें DAP डाल रहे हैं, NPK डाल रहे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी है। देश को भी इसमें आर्थिक नुकसान है, किसान का भी आर्थिक नुकसान है, इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये जो एक भेड़ा चाल है, अंधाधुंध प्रयोग है, इसको आप बंद करें। और यूरिया के लिए कि एक बोरा डाल रहे हो, गलत डाल रहे हैं, बहुत थोड़ा, जितना आपका आवश्यकता है, आपकी मृदा परीक्षण के आधार पर जितना डालना है उतने, उससे ज़्यादा आप मत डालें। और ये जो खड़ी फसल में डाल रहे हैं फास्फोरस, पोटास, इसको बिल्कुल बंद करें, सिर्फ यूरिया डालें। इसके अलावा किसान और गलती कर रहा है, गन्ने का किसान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो गलती क्या कर रहा है कि जब गन्ना पहली साल काटता है, उसके बाद जो उसकी पत्ती है उसको जलाता है। उसको जलाने में क्या क्या नुकसान है, मृदा की जो ताकत है, जिसको हम देसी भाषा में ताकत बोलते हैं, जो इसका कालापन है, वो उसमें वो जल जाती है। उसमें जो लाभदायक जीवाणु, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में आप दे रहे, वो जल जाते हैं। और अगर उसी पत्ती को आप सिंचाई, उसमें थोड़ा यूरिया डाल के शाम को, और उसकी सिंचाई कर दें, फिर सिंचाई कर दें, वो आपका खाद का काम करेगी, आपके कंपोस्ट का काम करेगी, आपकी ज़मीन की जो है संरचना बढ़ेगी, आपकी उपज बढ़ेगी, और आपके पैसे की बर्बादी नहीं होगी। जो खेत में आप जो पत्ती जला रहे हैं, ये इसको बंद करिए बिल्कुल, इससे बहुत बड़ा नुकसान किसान का है, आपकी ज़मीन का नुकसान है। और खड़ी फसल पर DAP और फास्फोरस, ये NPK, ये सब पोटास, ये डालना बंद करें, सिर्फ खड़ी फसल पर यूरिया डालें, और वो भी सिंचाई के बाद डालें, शाम के समय डालें। मेरा गन्ने किसानों से यही है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसानों की जो समस्याएं उनका निदान किया, उन्होंने आपने बताया किस तरह फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, खाद का प्रयोग करें, संतुलित खाद का प्रयोग करें। लेकिन इस समय रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो खाद का, बीज का क्या इंतजाम है क्रिबको की तरफ से? क्रिबको की तरफ से जो खाद है वो लगातार सप्लाई हो रही है उर्वरकों की। और यहाँ हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आपका NPK भी है, DAP भी है, यूरिया भी है। और इसके अलावा हमने किसानों के लिए यहाँ कंपोस्ट की व्यवस्था की है, बायो फर्टिलाइज़र की व्यवस्था की है, वो हमारे क्षेत्र के किसी भी डीलर से ले सकते हैं। और बीज भी सहकारी समितियों में सब पे बीज है, प्रमाणित बीज है, अच्छा बीज है। आपको क्षेत्र के हिसाब से जो वैरायटी की ज़रूरत है, आपको अगेती बोनी अगेती बोइए, पछेती बोनी पछेती बोइए। क्योंकि किसान एक गलती कर जाता है, पछेती में अगेती बोता है, अगेती में पछेती, उससे उसकी उपज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगेती अगेती में बोइए और पछेती पछेती में बोइए, और जिससे आपकी उपज ठीक हो सकती है। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ है
किसी तरह की कोई ना उर्वरकों की कमी है ना बीज की कमी है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा किस तरह किसानों की समस्याएं थी और किस तरह समस्या का निदान किया, चाहे उसमें बाग की बात आई, चाहे मटर की बात आई, चाहे सब्जी की बात आई, चाहे गन्ने की बात आई, और किस तरह खाद बीज का इंतजाम किया जा रहा है उसकी भी जानकारी आपको मिली। किसान भाइयों, आपका भी धन्यवाद करते हैं, और डॉक्टर साहब आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका भी धन्यवाद करते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब इसी के साथ ही, क्योंकि हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, हम अपने दर्शकों से आज्ञा लें उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि कल शुक्रवार है, आपकी चिट्ठी पत्री का दिन। तो तैयार रहिए कलम कागज़ लेकर। अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।